हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ यूनिट 1। ये जो हमारा चैनल है इसके ऊपर हम यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कोर्सेज़ के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कवर कर रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को लास्ट मोमेंट पे हेल्प मिल सके रिवीजन के लिए भी और अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी। आज का हमारे वीडियो का टाइटल रहेगा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में आज हम यूनिट नंबर 1 करेंगे। यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं, जिसमें आते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज, प्रमोशन ऑफ कंपनी और आखिर में आएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब इस्टेब्लिशमेंट भी होता है। सबसे पहले कंपनी के काइंड्स में जाने से पहले हम समझेंगे कि कंपनी क्या होता है। कंपनी की सबसे आसान डेफिनेशन या मतलब इस डेफिनेशन से किया जा सकता है कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका एग्जिस्टेंस लॉ की वजह से आया है। कंपनी में क्या होता है, अलग अलग इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स वॉलेंट्री एसोसिएट होते हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सके या किसी भी तरह का बिजनेस कर सके। ये तो हुआ कंपनी का मीनिंग। अब हमें सबसे पहले एग्ज़ाम के लिए इसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। कंपनी की डेफिनेशन हमेशा हमें लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट्स से लेनी पड़ती है। अब तक कंपनी के अलग अलग एक्ट आए, जैसे कि था कंपनी एक्ट 1956, उसके बाद आया कंपनी एक्ट 2013 और अभी रिसेंटली आया है कंपनी एक्ट 2015। सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन याद करना बहुत आसान काम है। कंपनीज एक्ट ये कहता है आप हर उस चीज़ को कंपनी बोलोगे जिसका रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेशन किसी भी कंपनी एक्ट या उससे पहले के लॉ के मुताबिक किया गया हो। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का पार्ट 1 बोलता है अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। इसके बाद इसका अगला टॉपिक आता है काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो अब जैसे कि हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज में, बेसिकली कंपनीज को हम अलग अलग बेसिस पे उसके टाइप्स डिफाइन करते हैं। सबसे पहला जैसे कि अलग अलग आते हैं इनकॉर्पोरेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल, ओनरशिप और नेशनल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी कैसे एग्जिस्टेंस में आई या कंपनी कैसे फॉर्म करी गई। सबसे पहले हम लोग आते हैं इनकॉर्पोरेशन पे। इनकॉर्पोरेशन का पहला टाइप है चार्टेड। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी कैसे फॉर्म हुई या फिर कैसे एग्जिस्टेंस में आई है। ठीक है, चार्टेड चार्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती है विच वर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी किंग और क्वीन विद द हेल्प ऑफ अ चार्टर, या फिर कोई चार्टर पास करके किंग और क्वीन ने इसको इनकॉर्पोरेट किया हो। जैसे कि आज के टाइम में हमारी डेमोक्रेसी में अगर कंपनीज या कुछ भी वगैरह हमें बनाना होता है, या तो हम उसे रजिस्टर कर लेते हैं या फिर पार्लियामेंट की मदद से लॉज वगैरह पास करके उन्हें एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में जैसे कि सारा डिक्टेटरशिप वगैरह होता था, तब किंग और क्वीन इन कंपनीज़ को बनाते थे। ये वाली कंपनीज़ अब नहीं पाई जाती, ना हमें इनको अब स्टडी करना होता है, इनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो चुकी है। इसके अगर एग्ज़ाम्पल्स लिखने हो तो इसका सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल है ईस्ट इंडिया कंपनी और बैंक ऑफ जापान। चार्टर कंपनीज़ के बाद हमने जैसे कि पढ़ा था, तो उसके बाद आती है हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज़। स्टैट्यूटरी कंपनीज़ हमारी मॉडर्न कंपनीज़ आ जाती है। जैसे कि पहले के ज़माने में किंग और क्वीन पूरे किंगडम को रूल करते थे, आजकल डेमोक्रेसी वगैरह का ज़माना है। स्टैट्यूटरी कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती है जो कि एग्जिस्टेंस में आई या फिर
जिनका फॉर्मेशन हुआ आफ्टर एन एक्ट लॉ इज पास्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट वगैरह में जब भी कोई एक्ट या लॉ वगैरह पास होता है जिनकी वजह से जब कंपनीज कोई भी फॉर्म होती है वो इस वाली कैटेगरी में आती है। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई एक्ट के बाद आया। एलआईसी, एलआईसी एक्ट के बाद फॉर्म हुई, या और भी हम लोग ले सकते हैं। स्टैट्यूटरी के बाद हमारी आती है रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनी सबसे ज़्यादा कॉमन है और इनको याद रखना और भी ज़्यादा आसान है। जैसे कि हमने कंपनीज़ की जो डेफिनेशन पढ़ी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, कि एनी कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी इज़ कॉल्ड अ रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी के एग्जाम्पल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी आप इंडियन कंपनी वगैरह का नाम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मारुति, टाटा या और कोई भी। ठीक है, इसी के साथ हमारा इनकॉर्पोरेशन ख़त्म होता है। इनकॉर्पोरेशन के बाद हमारा अगला टाइप आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि लाइक ऐसी कंपनी जिसमें बनी हो जिसमें उसके जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर जितने भी शेयर होल्डर्स वगैरह है। सेकेंड हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पे हम दो तरह के कंपनीज को डिवाइड कर सकते हैं, या तो लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी को कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में डिफ़ाइन करा गया है। अनलिमिटेड कंपनी को हम आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी कंपनी अगर जिसका वाइंडिंग अप या किसी भी तरीके से उसका दिवाला निकल जाए या कंपनीज का एंड हो जाए, तो जितने भी उसके ओनर्स या डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड में जो भी इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के पर्सनल एसेट्स भी इसमें काउंट होते हैं। लाइक वाइंडिंग अप के बाद कंपनीज़ की अगर कोई भी लाइबिलिटी वगैरह रह जाती है तो ओनर्स वगैरह को वो हर कॉस्ट पे करना ही पड़ेगा। दूसरा टाइप आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी के फर्दर दो पार्ट हो जाते हैं, जिसमें एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी और दूसरा होता है लिमिटेड बाय शेयर्स। सबसे पहले हम गारंटी की बात करते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी XYZ पर्सन, डायरेक्टर या फिर ओनर इन्वॉल्व होते हैं, ये लोग एक फ़िक्स्ड अमाउंट पहले ही फिक्स कर लेते हैं, एक फ़िक्स अमाउंट पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए वो लोग लायबल है अगर कंपनी वाइंड अप करती है। तो कंपनी के फंक्शंस वगैरह से इनको मतलब हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकता, ये उसके साथ एसोसिएट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन इनका रोल तभी आएगा जब कंपनी वाइंड अप होगी और एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो कि कभी भी उस अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता। डेली के डेली फंक्शंस में इनकी कोई भी लायबिलिटी कंपनी के ऊपर नहीं होती। उसके बाद आते हैं बाय शेयर्स। बाय शेयर्स के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता ही है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में बेसिकली तीन चीज़ों का फ़र्क आता है। प्राइवेट कंपनी में हमें 3 एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, जबकि पब्लिक कंपनी में वो 3 रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती या एब्सेंट होती है। ठीक है, वो 3 कौन कौन सी है? वो 3 है हमारी RLP। आर का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जो भी इंडिविजुअल के प्राइवेट कंपनी में शेयर्स है, वो किसी भी आउटसाइडर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। शेयर्स कांट बी ट्रांसफर्ड। उसके अलावा प्राइवेट कंपनीज में मेंबर की लिमिटेशन होती है, जो कि है 200 मेंबर्स। ये हमारा एल फॉर्म करता है। और पी का मतलब होता है प्रोहिबिशन, यानी कि मनाही।
प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि प्राइवेट कंपनी पे हम पब्लिक इशू नहीं निकाल सकते, जबकि इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ना हमारी कोई मेंबर पे रिस्ट्रिक्शन है नंबर पे, जो कि अनलिमिटेड तक जा सकते हैं। शेयर्स ट्रांसफ़र करे जा सकते हैं आउटसाइडर को, जैसे कि जो भी हम अपने स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में देखते हैं, शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। और ऐसा कोई प्रोहिबिशन वगैरह नहीं है, चाहे LIC हो या और कोई भी मेजर कंपनी हो, सब पब्लिक इश्यूज़ निकालते हैं। ठीक है। लायबिलिटी के बाद हमारा अगला टाइप आता है कंट्रोल। कंट्रोल वैसे तो बहुत छोटा सा है, बट एग्ज़ाम में करो तो इसको अगर आप एग्जाम्पल से करेंगे तो ये बहुत जल्दी समझ भी आता है और एग्ज़ामिनर के लिए भी अच्छा रहता है, जिससे एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाते हैं। कंट्रोल का जैसे कि हम सारे मतलब जानते हैं, कंट्रोल का मतलब होता है कि दूसरे को आप कितना डोमिनेट कर पा रहे हैं या उसके डे टू डे फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें कर पा रहे हैं। तो जैसे कि हम आते हैं कंट्रोल पर। कंट्रोल में दो तरह की कंपनीज़ होती है, एक होती है होल्डिंग कंपनी और एक होती है सब्सिडियरी कंपनी। इसको समझने के लिए जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास दो कंपनीज़ हैं मार्केट में, एक है कंपनी X और एक है Y। जैसे कि मान लो Y लॉस में है या फिर कोई भी XYZ रीज़न से X Y को ख़रीद लेता है या फिर X Y पे टेक ओवर कर लेता है, तो X यहाँ पे हमारी होल्डिंग कंपनी हो गई और Y हमारी सब्सिडियरी कंपनी हो गई। सब्सिडियरी कंपनी बनाने के तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला, अगर X owns 51% ऑफ Y शेयर्स, तब X Y की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। या फिर BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे X का कब्ज़ा हो, तब भी ये उसकी बन जाएगी। तीसरा, सब्सिडियरी मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे एक कंपनी और आ जाती है, वो की है Z, और Z Y की सब्सिडियरी कंपनी है, तो ऑटोमेटिकली Z X की भी सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। कंट्रोल के बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का ओनरशिप। ओनरशिप हम यहाँ पे ही समझ लेंगे, बहुत आसान है। ओनरशिप में दो तरह की होती है, या तो गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वो जिस पे गवर्नमेंट का 51% स्टेक हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर दो अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट हो, जिनका मिलके भी अगर 51% शेयर हो जाएगा तो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। इसमें हमारे 9 रतन आ जाते हैं, जैसे कि NTPC, ONGC, सारा आ जाएगा इसमें। हाँ, तो उसके बाद अब आता है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट नाम से ही पता लग जाता है, या तो कंपनी इंडियन होगी या फॉरेन। अगर इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है तो इंडियन में आएगी, और अगर कोई कंपनी है जो किसी फॉरेन कंट्री से आके इंडिया में बिजनेस कर रही है तो फॉरेन में आ जाएगी, जैसे कि डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, BMW एक्सेट्रा। इसी के साथ यहाँ पे हमारा काइंड्स ऑफ कंपनीज समाप्त होता है।